हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस चैनल पर स्कूल बोर्ड्स के रिगार्डिंग, बोर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग और नीट जेई की तैयारी करवा रहे हैं। इसी विषय में आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, 12th क्लास का है जेनेटिक्स। आज हम शुरू करने वाले हैं। जेनेटिक्स का पहला जो चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वो आज हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। एक वीडियो में अगर कंप्लीट नहीं होते, एक और इसका हम पार्ट बना देंगे। बोर्ड की रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक इसमें रहने वाला है नहीं, तो बच्चे बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स का जो वेटेज है ना, वो सभी यूनिट्स में सबसे ज्यादा है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि बेटा जेनेटिक होता क्या है, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स वो चीज ही क्या है, जेनेटिक होता क्या है। जेनेटिक जो है ना, एक लाइफ साइंस की ऐसी ब्रांच है। लाइफ साइंस जो है उसकी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। दो टर्म्स यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें, हेरिडिटरी और वेरिएशन। इन दोनों चीजों के बारे में कंप्लीट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब ये दोनों क्या है, हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। जो कैरेक्टर्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं उसी को हेरिडिटी बोलते हैं हम। जैसे हमारी स्किन कलर है, हमारी हाइट है, हमारी आईज का कलर है, हमारी स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें हमें जो है एक इंफॉर्मेशन में मिली है। किनसे, पेरेंट्स से। हम जो है अपने पेरेंट्स से बिल्कुल रिजेंबल करते हैं। उनके पास भी दो हाथ हैं, हमारे पास भी दो पैर हैं, दो आंखें, नाक है, कान है। ये सारी की सारी चीज जो है ना, स्ट्रक्चर। जैसे हम बता सकते हैं, जो डॉग्स हैं उसके जो बच्चे होंगे वो क्या है, डॉग ही होंगे, बिल्कुल रिजेंबल करेंगे। छोटे बच्चे को देखकर हम बता सकते हैं ये डॉग का है, ये कैट है, ये ह्यूमंस का है, ये एलिफेंट का है, सभी, ये काऊ का, ये बफेलो का। वो क्या करते हैं, बिल्कुल रिजेंबल करते हैं। किस वजह से, कैरेक्टर्स की वजह से। जो कैरेक्टर्स है ना, ये कैरेक्टर्स हमें कहाँ से मिले हैं, अपने पेरेंट्स से। अपने पेरेंट्स से ये कैरेक्टर्स हमें डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग में मिलते हैं। दूसरी चीज है वेरिएशन। जेनेटिक में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन, डिफरेंसेस अमंग द ऑफस्प्रिंग एंड विद देयर पेरेंट्स। अब वेरिएशन क्या चीज है, इनहेरिटेंस में, हेरिडिटी में जो चीज, जो कैरेक्टर्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं वो है। अब उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आता है तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। जैसे ह्यूमंस जो है वो वेरिएट होकर, वेरिएशन के साथ, आज से 1-1.5 लाख साल पहले किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम डेवलप हुए हैं, जो मंकी लाइक कोई ऑर्गेनिज्म था। इसी के अंदर हम इवोल्यूशन में ये पढ़ेंगे कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ। उस इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। इस ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कुछ नए चेंजेस आ जाते हैं, उनको हम वेरिएशन बोलते हैं। ये वेरिएशन दो तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है जेनेटिकली, कि हमें जेनेटिकली कोई ऐसी चीज मिली है, कोई ऐसी म्यूटेशन मिली है जिससे वेरिएशन हुआ हो, हमारे अंदर वैरायटी प्रोड्यूस हुई हो। और एक हो सकता है इन्वायरमेंटल। तो हेरिडिटरी वेरिएशन भी हो सकता है, जो क्या है, जेनेटिकल होता है, इनहेरिटेबल है। मतलब वो कैरेक्टर्स जो वेरिएशन होने के बाद अगली जनरेशन में जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑफस्प्रिंग ऐसा पैदा होता, कोई एक ऐसा ह्यूमन हम लगा ले जिसके विंग्स जनरेट हो जाए, तो वो एक वेरिएशन है कि उससे पहले जो पेरेंटल थे, उनके पेरेंट्स जो थे, उनके अंदर पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स में वो करेक्टर नहीं था, हमारे अंदर वो विजिबल हुआ है, नई चीज आई है, उसी को वेरिएशन बोलते हैं। अगर वो वेरिएशन हमसे अगली जनरेशन में भी पास आउट होता है तो उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो है, ये एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, एक्वायर्ड्स होते हैं, जो नॉन इनहेरिटेबल होते हैं। यानी कि ऐसी चीजें जो हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं, वो इनहेरिटेड नहीं होती, हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही रहेंगी, अगली जनरेशन में नहीं जाती। जैसे ब्रेन है, हमारी जो मेमोरीज है, वो सारी की सारी क्या है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। कि हमारे अंदर कई सारी वेराइटी आती हैं, कुछ स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज जो अगली जनरेशन में नहीं जाने वाला है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल। तो दो तरह का वेरिएशन होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले जेनेटिक्स के फादर के बारे में हमें पता होना चाहिए। फादर ऑफ जो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, वो हमारा कौन है, ग्रिगर मेंडल, ग्रिगर जोहान मेंडल।
19 सॉरी 1822 के अंदर जो है ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। 1822 में ऑस्ट्रिया के अंदर क्या है, इनका जन्म हुआ था। और धीरे धीरे इन्होंने अपनी स्टडी जो है आगे स्टार्ट की। इनके पास ये जो है एक लोअर फैमिली से आते थे, इनके फादर एक फार्मर थे, तो ज्यादा बैक इनका था नहीं। स्टडी के रिगार्डिंग भी इनको पढ़ना तो अच्छा लगता था, लेकिन इनके पास ज्यादा पैसा वगैरह था नहीं, तो धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करके ये जो है ना एक ऑस्ट्रियन मॉन्क बन गए थे। बाद में क्या बन गए थे बेटा, ऑस्ट्रियन मॉन्क। वहां से फिर इनको क्या है सब्सिडी वगैरह मिली स्टडी के लिए, जो है कुछ फंड्स वगैरह प्रोवाइड कराए गए, और फिर ये बाद में और आगे पढ़ते चले गए। और फिर बाद में क्या है, ग्रीगर, पहले इनका नाम ग्रीगर भी नहीं था, ये ग्रीगर जो है ना बाद में नाम दिया गया था इनको। तो ये क्या बने फिर, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी इनके लिए है, इनके बारे में है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ना, ये नहीं जानते कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। यानी कि जब ये जिंदा थे तब तक इनका जो वर्क था वो किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स इनके मरने के कई साल बाद जो है ना, तब जाकर इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया गया था, जब इसका काम रीडिस्कवर हुआ था, वो भी हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं इन्होंने अपना काम किया कहाँ और कब किया था। 1856 से लेकर 1863, ये जो 7 ईयर है ना, ये है इनके जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अपना वर्क किया था। तो ये इनका वर्क एरिया है इस टाइम पर। ये जो टाइम पीरियड है इसके बीच में इन्होंने क्या किया था, जेनेटिक्स पर अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक्सपेरिमेंट किए किस चीज के ऊपर थे, 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने पी प्लांट को लिया था। पी प्लांट के ऊपर क्या किए थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे इन्होंने। एक्सपेरिमेंट कुछ इनके इस तरह से थे, ये देखना चाहते थे जो कैरेक्टर्स है ना, जो कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैसे पास होते हैं। मेन जो फंक्शन था, जो काम था इनका, वो यही था कि हमें जो इनहेरिटेबल जो चीजें होती है ना, वो क्या मिलता, कैसे मिलता है कि हम हमारे जो पेरेंट्स हम रिजेंबल करते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसी क्या चीज है जो ट्रांसफर हुई है, वो देखना इनका मेन कारण था, वो देखना इनका मेन काम था। यही देखने के लिए इन्होंने क्या है, ये 7 साल तक अपना पी प्लांट के ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए थे बहुत सारे। फिर जो इनके वर्क था, जो इनका वर्क था वो 1865 के अंदर क्या किया इन्होंने, पब्लिश कर दिया, पब्लिश हिज वर्क। 1865 के अंदर मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश कर दिया था। इस इनका वर्क पब्लिश होने के बाद जो इनकी मैगजीन थी, जो इनका पूरा का पूरा वर्क था, वो अप्रिशिएबल नहीं हुआ, किसी ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। शायद उसका ये रीजन रहा होगा कि ये अपने टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस थी। जो इनका काम था उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस था। लोग उस चीज को समझ नहीं सकते थे कि ऐसी भी कोई चीज होती है, ऐसी भी कोई चीज जो ये बता रहे हैं, जिस तरह से ये बता रहे हैं। दूसरी चीज जो ग्रीगर मेंडल थे, ये मैथमेटिशियन भी थे, ये एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, फिजिसिस्ट भी थे ये। तो इन्होंने अपनी जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट थे, जेनेटिक्स के जो एक्सपेरिमेंट थे, उनमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इंक्लूड किया था। सबसे बड़ा कारण इनका अप्रिशिएट ना होने का ये भी था कि इन्होंने क्या किया था, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस थे उनका यूज किया था बायोलॉजी के अंदर। और ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था उस टाइम के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे। उस टाइम के जो फेमस साइंटिस्ट थे उनमें एक चार्ल्स डार्विन और उनके लड़के फ्रांसिस डार्विन भी थे। चार्ल्स डार्विन भी उसी टाइम पर इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन जैसी बातों के बारे में बता रहे थे। वो काफी फेमस साइंटिस्ट थे उस टाइम के, लेकिन इनको कोई नहीं जानता था। इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वजह से इनका काम जो है, इनके ज्यादा एडवांस होने की वजह से इनका काम अप्रिशिएबल नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ, 1865 के अंदर जब इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया, तो 2-3 साल तक इनका जो वर्क था वो अप्रिशिएबल रहा नहीं।
उसके बाद इन्होंने उम्मीद छोड़ दी। फिर लगभग लगभग 1884 के आसपास इनकी डेथ हो जाती है। 1822 से लेकर 1884 तक जो है ये सरवाइव करते हैं, 61 टू 62 ईयर, लगभग 61 साल की उम्र में ग्रीगर मेंडल जो है उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट जो है इनकी डेथ के बाद यानी कि 1900 में 90s में क्या है, इनका काम रीपब्लिश किया गया। रीपब्लिश हिज वर्क। जो ग्रीगर मेंडल है उनका जो काम था वो दोबारा पब्लिश किया गया 1900 में। अब जब इनका काम दोबारा रिपब्लिश हुआ 1884 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, और उसके लगभग 16-17 साल बाद क्या है, इनका काम दोबारा रिपब्लिश होता है 1900 के अंदर, 1901 1902 के आसपास दोबारा रिपब्लिश करने के बाद इनका काम इतना ज्यादा एप्रिशिएबल लगा लोगों को, इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल लगा कि हाँ ये जो चीजें बता रहा है ये सच में है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट और भी थे जो इसी चीज पर अपना काम कर रहे थे। तब उन्होंने इसका काम देखा तो वो बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल लगा। फिर जाकर इनको क्या दिया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि जो है 19 में दी गई थी इनको, 1900 के अंदर दी गई थी। इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट थे वो किसके ऊपर की थी, पी प्लांट के ऊपर। अब पी प्लांट ही क्यों चूज किया था उन्होंने, पी प्लांट, पहली चीज तो ये ऑस्ट्रियन मोंक थे, वहां पर जो मटर का पौधा है वो ज्यादातर यही उगाया जाता था। अब पी प्लांट के अंदर ट्रेट्स बहुत सारे थे, कैरेक्टर्स जो थे ना वो काफी थे इनके अंदर, इसके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम कैरेक्टर्स थी। और क्या कारण रहे हैं कि पी प्लांट को ही क्यों चूज किया इन्होंने, पी प्लांट को ही क्यों अपने एक्सपेरिमेंट में लिया, इसकी जो प्रोजेनी थी ना वो भी मैक्सिमम मिलती थी, यानी कि सीड जो है वो ज्यादा मिलते थे, मैक्सिमम सीड मिलते थे। ज्यादा सीड है तो इसका मतलब ज्यादा स्टडी की जा सकती है। फिर इजीली अवेलेबल थी भी था, इजीली क्या था, अवेलेबल भी था, आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता था, इजी टू ग्रो, आसानी से इसको ग्रो कर सकते थे। इसलिए मेंडल ने क्या किया, ट्री प्लांट को ही चूज किया। इसमें कैरेक्टर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें, शॉर्ट लाइफ स्पैन है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट था कि जल्दी जो है ना ग्रो हो जाता है और जल्दी प्रोजेनी मिल जाती है, शॉर्ट टाइम पीरियड है इसका लाइफ स्पैन। इसलिए क्या किया ग्रीगर मेंडल ने, पी प्लांट को ही चूज किया था कि इसको हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब 19 में जो इसका वर्क था उसको दोबारा रिपब्लिश करने का काम ये तीन साइंटिस्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। इन तीन साइंटिस्टों ने क्या किया था, 1900 के अंदर ग्रीगर मेंडल का काम दोबारा से पब्लिश किया था। इन 19 द मेंडेलियन वर्क वाज रीडिस्कवर या रिपब्लिश बाय थ्री साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है, तीनों ने अलग अलग। ह्यूजो डी वेराइस एक काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहने वाले हैं जेनेटिक्स में, हमारे म्यूटेशन के बारे में भी इनकी हम स्टडी करेंगे, जो हॉलैंड से थे। ह्यूजो डी वेराइस हॉलैंड के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो मेंडल का वर्क था उसको अलग से रिपब्लिश किया था, इंडिपेंडेंटली तीनों ने रिपब्लिश किया था। फिर है फ्रांस कोरेंस जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे, और तीसरे जो थे अरिस्ट टेस्टमार्क इन ऑस्ट्रिया, ये सेम कहां से थे, जहां से ग्रीगर मेंडल था वहीं से कौन थे, टेस्टमार्क। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, ग्रीगर का जो वर्क था उसको रीडिस्कवर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सारा का सारा काम जो मेंडल का उठाकर रख दिया होगा, बहुत सारे इनके खुद के भी एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन उसी टाइम पर जो चीजें ये डिस्कवर कर रहे थे सेम एज इट इज उनसे 14-15 साल पहले ग्रीगर मेंडल करके जा चुके थे। तो इन्होंने उसका ही वर्क दोबारा रिपब्लिश किया, रीडिस्कवर किया। तो ये वर्ड भी होगा
या फिर रिपब्लिश, तब भी क्या है, ये तीनों साइंटिस्ट ही है। चाहे उसका एग्जाम में आपको देखने को मिले वो रीडिस्कवर्ड ग्रीगर मेंडल वर्क, तो भी ये तीन ही है, और वो रिपब्लिश्ड, तो भी ये तीन ही साइंटिस्ट आने वाले हैं, जो ड्यूराइस, कोरेंस और टेस्कमार्क, तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया था 1900 में ग्रीगर मेंडल का वर्क दोबारा से रिपब्लिश किया था। अब इसके अंदर जेनेटिक्स में कुछ टर्म्स देखने को मिलती हैं, डायरेक्ट एक मार्क्स में आ जाती हैं या फिर एमसीक्यू में ही पूछ लिया जाता है। टर्मिनोलॉजी में क्या है, बहुत सारी ऐसी टर्म्स यूज करने वाले हैं जिनकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है। जैसे सबसे पहले तो है जीन, कि जीन होती क्या है, व्हाट इज जीन। अब जीन है क्या, जीन एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर हम कह सकते हैं ये फंक्शनल यूनिट है हमारे किसकी, डीएनए की। क्रोमोसोम के अंदर जो हमारा डीएनए पाया जाता है, जो जेनेटिकल मटेरियल है हमारा, उसकी फंडामेंटल यूनिट है, जिससे क्या बनता है, आरएनए। जीन से क्या प्रोड्यूस होगा, आरएनए। आरएनए से क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन। तो ये हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है हमारी आरएनए की या क्रोमोसोम्स की। सेकेंड जो टर्म है हमारी, इसी के अंदर जीन को ही ना फैक्टर भी बोल सकते हैं, फैक्टर। ये जो वर्ड था फैक्टर, ये ग्रीगर मेंडल ने जीन के लिए यूज किया था। ग्रीगर मेंडल जो था उसका कहना था कि फैक्टर जो है ना, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। कैरेक्टर्स को लेकर कौन जाता है, फैक्टर लेकर जाते हैं, और फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं। हर कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर हैं, तो हर कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर हैं, जिसको क्या बोला जाता है, अलील। अलील। तो जीन और फैक्टर दोनों ही एक चीज है। अलील क्या है, जीन का जो पेयर है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो है, जीन के जो पेयर होते हैं, पेयर ऑफ सिमिलर जीन। जैसे हाइट के लिए कोई जीन होगा तो उसके लिए टालनेस भी हो सकती है, ड्वार्फनेस भी हो सकती है, या टालनेस और टालनेस भी हो सकती है। इसमें जो पेयर है ना सिमिलर जीन का, वो एक कहां से मिलता है, वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स से क्या है, एक मिलता है। जैसे अगर हम वुमेन्स की बात करें, हमारी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 23 जो है वो हमें मदर की तरफ से मिले हैं और 23 फादर की तरफ से। तो जो 23 क्रोमोसोम उनके बिल्कुल सिमिलर 23 और होते हैं। पेयर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, डाइप्लोइड। डाइप्लोइड ऑर्गेनिजम्स में यही तो होता है ना। तो अलील्स कहाँ मिलेंगे, सिर्फ डाइप्लोइड ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि जीन का पेयर उन्हीं के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या है, जो अपीयरेंस देते हैं, जो अपीयरेंस देते हैं ना, वो कैरेक्टर्स है। जैसे किसी भी जीन से आरएनए बना, प्रोटीन बना, और उस प्रोटीन से जो स्ट्रक्चर बनी ना, वो क्या है, कैरेक्टर है। एग्जाम्पल के लिए क्या लेंगे, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर का अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे हाइट है, हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। वैसे ही आई कलर, ये क्या है, कैरेक्टर है। इन्हीं कैरेक्टर्स के अंदर फिर क्या है, कुछ लक्षण पाए जाते हैं। जैसे हाइट टाल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। कलर जो है वो भी डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन आई का अगर हम कलर की बात करें, ब्लैक भी होती है, ब्लू भी पाई जाती है, कुछ ब्राउन भी होती है। तो इस तरह से उनकी शेड अलग अलग पाई जाती हैं। तो ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं जो अपीयरेंस देते हैं। किसी भी फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनकी हम अपीयरेंस देख सकते हैं, वो क्या सारे सारे क्या हैं वो कैरेक्टर हैं। अब कैरेक्टर के अंदर पाए जाते हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स, अब जैसे हाइट क्या हो सकती है, टाल, एज वेल एज ड्वार्फ। ड्वार्फ। कलर ब्लू भी हो सकता है और ब्लैक भी। तो ये सभी क्या है, ये ट्रेट्स हैं, लक्षण
जो विजिबल होते हैं। तो कैरेक्टर्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, ट्रेट्स पाए जाते हैं। अब ये ट्रेट कॉन्ट्रास्टिंग भी हो सकते हैं, इन्हीं को की पेयर को हम क्या बोलते हैं, जैसे टाल और मदर की तरफ से भी मिल गया टाल, तो ये पेयर क्या होगा हमारा, अलील होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनके अलावा एक दो टर्म और देखने को मिलती है, जैसे जीनोटाइप है, जीनोटाइप, वैसे ही फिनोटाइप। एक टर्म देखने को मिलती है हाइब्रिड, हाइब्रिड के अंदर मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड होता है, और होमोजाइगस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारी जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे आगे, तो इन सभी का आपको पता होना चाहिए। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिकल रेशियो। जेनेटिक्स, जैसे किसी भी जीन, किसी भी अपीयरेंस, किसी भी ट्रेट का जो जीन है ना, वो उसके जीनोटाइप के अंदर आता है। जैसे टालनेस के लिए क्या है जो जीन होगा, टालनेस क्या है, एक ट्रेट है। इसका कैरेक्टर क्या पाया जाएगा, इसका कैरेक्टर है हाइट, हाइट। इस हाइट के लिए जो फैक्टर होगा वो क्या है, जीन। तो ये इसका क्या है, जीनोटाइप है। वैसे ही फिनोटाइप क्या होगा इसका, ये टालनेस जो अपीयर होता है। फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस को हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप है। जैसे हाइट क्या है, उसको हम देख सकते हैं कि वो टाल है या ड्वार्फ है, तो वो फिनोटाइप है। उसके लिए जो जीन, जो कैरेक्टर्स आए हैं जिसको हम नहीं देख सकते, जो जेनेटिकल रेशो, जो जेनेटिक मेकअप है ना उसका, वो क्या होगा, जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप। जो उसका जेनेटिक मेकअप होगा वो उसका क्या है, जीनोटाइप है। और जो अपीयरेंस शो कर रहा हो वो क्या हो जाएगा, उसका फिनोटाइप। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप अलग अलग होते हैं, उसमें जेनेटिकल मेकअप है, जिसको हम इस मेंडल के लॉ के अंदर पढ़ेंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव अलग अलग ट्रेट्स पाए जाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो उसका अपीयरेंस दोनों की सेम हो सकती है, कैरेक्टर जो है जीनोटाइप उसका अलग हो सकता है, अपीयरेंस एक ही पाई जा सकती है। ये विजिबिलिटी है जो चीज हम देख पाते हैं। नेक्स्ट है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड या पॉली हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को मर्ज करना। जैसे एक प्लांट है जिसका जेनेटिक मेकअप है टाल, जैसे पी प्लांट के अंदर ही अगर हम लें, दूसरा है ड्वार्फ, इनको अगर हमने मर्ज किया है तो ये क्या है, मोनो हाइब्रिड। इसमें क्या है, एक ही ट्रेट को हमने मर्ज किया, एक ही ट्रेट क्या है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, दो अलग अलग प्लांट के अंदर एक ट्रेट को। डाई हाइब्रिड में क्या है, अब इस टालनेस के साथ में अगर हमने इसका राउंड, इसका जो ना सीड की शेप ले ली हमने राउंड, वैसे ही टालनेस है और ड्वार्फ, अब इनसे जो प्रोड्यूस होगा वो स्टडी करेंगे। इसमें क्या है, दो ट्रेट है, टालनेस भी है और सीड की शेप भी है। तो दो अलग अलग अगर कैरेक्टर्स को हम दो अलग प्लांट से इनहेरिटेबल्स में स्टडी करते हैं तो वो डाई हाइब्रिड हो जाएगा। तो ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें एक कैरेक्टर को हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। इसके अंदर क्या है, दो अलग अलग कैरेक्टर्स है, उनको हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। नेक्स्ट है होमोजाइगस, जाइगस, होमोजाइगस। इसके अंदर क्या है, जैसे ये कोई प्लांट है, इसके अंदर जो जायगोट बनेगा, इसके अंदर जो जायगोट है, इसमें दोनों में क्या है, सिमिलर है। दो जो एलील्स है दोनों क्या है, सिमिलर है। या फिर ये एक प्लांट हम ले लेते हैं, इसके अंदर भी क्या है, दोनों जो पेयर ऑफ जीन है, जो अलील है, वो सिमिलर है, कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, सिमिलर है। तो दोनों जीन जो अलील है
वो सेम अगर है तो क्या है, होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे ये है, इसके अंदर एक टालनेस वाला जीन है और दूसरा ड्वार्फ वाला, एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव है। इनके अंदर या तो टोटल रिसेसिव होगा या टोटल डोमिनेंट होगा। इनको हम आगे पढ़ेंगे अब। तो हेट्रोजाइगस जिसमें जायगोट गैमेट अलग अलग होते हैं, और होमोजाइगस जिसमें दोनों जो एलील है वो सिमिलर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो ग्रीगर मेंडल है। जो ग्रीगर मेंडल है, ग्रीगर मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो किसके ऊपर किए थे? पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट के ऊपर उन्होंने क्या की थी, अपनी स्टडी की थी। अब पी प्लांट के ऊपर जो स्टडी की थी उसमें उन्होंने जो कैरेक्टर लिए थे, जो कैरेक्टर थे, टोटल जो कैरेक्टर उनके पास थे 7। तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने लिया था, 7 पेयर लिए थे। जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, 7 पेयर लिए थे उन्होंने, जिनमें डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स अलग अलग थे पी प्लांट के अंदर। सबसे पहला जो था वो हाइट। अब हाइट दो तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है, प्लांट टाल भी हो सकता है, प्लांट टाल भी हो सकता है और प्लांट ड्वार्फ भी हो सकता है। तो टाल और शॉर्ट या फिर ड्वार्फ। उसके बाद सीड, सीड के दो जो कैरेक्टर्स थे, उसके बाद सीड के कैरेक्टर्स में सीड का शेप और सीड का जो है कलर, ये दो चीजें थी। अब अगर हम इसकी शेप देखें सीड की, तो वो बिल्कुल राउंड भी है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विंग्ड भी है। विंग्ड भी क्या थी उसकी, एक तरह का उसका ट्रेड था, एक लक्षण था। अब अगर सीड राउंड है, बिल्कुल राउंड, तो वो क्या है, डोमिनेंट है। अगर सीड ऐसे विंग्ड है तो वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेट के अंदर आता है। नेक्स्ट, सीड का जो कलर है, सीड का कलर अगर येलो है तो वो क्या होगा, डोमिनेंट। अगर ग्रीन कलर का सीड है तो वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सीड कोट। सीड कोट क्या है, ग्रीन और व्हाइट पाई जाती है। सीड की अगर कोटिंग्स की अगर बात करें तो उसमें सीड कोट में क्या है, इसमें डोमिनेंट क्या होगा, उसका ग्रीन कलर होगा और व्हाइट रिसेसिव के अंदर आता है। नेक्स्ट जो है वो पोड शेप के ऊपर है। पोड की शेप अगर इस तरह से फुल दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट पोड दिखाई दे रही है, जिसको हम फली बोलते हैं ना, वो अगर ऐसे पूरी की पूरी है तो वो क्या है, इनफ्लेटेड या फिर फुल। दूसरी है कॉन्ट्रैक्टेड या फिर फ्लैटेड, जिसमें इस तरह से आपको पाई जाती है। इस तरह की पोड जो है ये क्या होगी, रिसेसिव होगी। आपने मटर की फली देखी होगी, एक तो जो कंप्लीट फील्ड होती है, फुल होती है, एक जिसके ऊपर कुछ इस तरह की कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इस तरह से वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड मिलती है। नेक्स्ट, पोड का कलर। पोड का कलर ग्रीन और येलो दो तरह से होता है। ज्यादातर मैक्सिमम आपने क्या देखा होगा, ग्रीन ही देखी होगी, लेकिन एक येलो भी होता है जो क्या है, रिसेसिव ट्रेट के अंदर आता है। नेक्स्ट है फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सियल और टर्मिनल दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सियल कौन सी होती है और टर्मिनल कौन सी होती है? एक्सियल को एक बार समझ लेते हैं हम। जैसे अगर प्लांट ऐसे ग्रो करता है, उसके फ्लावर्स आते रहते हैं, ऐसे फ्लावर ग्रो करेंगे, और उसका जो एपिकल है ना वो ग्रो करता रहता है, यहाँ ऊपर की तरफ डोमिनेंट होता रहता है, नीचे की तरफ फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, और इसकी जो पीक है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती रहती है, इस तरह से। सेकंड टाइप के जो फ्लावर होते हैं वो उनकी जो पीक है वो टर्मिनेट हो जाती है, उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर क्या करती हैं, फ्लावर ग्रो करते रहते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, टर्मिनल फ्लावर है, कि इसकी जो एक मेन हाइट है वो गेन करने के बाद लास्ट पीक के ऊपर क्या करता है, फ्लावर ग्रो कर जाता है। बाकी नीचे वाली जो ब्रांचेज है उन पर बाद में फूल आता है। इसमें नीचे वाली ब्रांचेज से फ्लावर आता रहेगा और प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करता रहता है। तो ये कौन से हैं, एक्सियल, और ये क्या है, टर्मिनल वाले। टर्मिनल क्या हो जाएगा, रिसेसिव, और एक्सियल क्या हो जाएगा, डोमिनेंट है। अब इसके अंदर जो ग्रीगर मेंडल है, उन्होंने अपने 7 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इनको सिंबल्स दिए थे। जैसे अगर हम देखें आइट,
हाइट की अगर हम बात करते हैं, हाइट जो है इनकी, इसको टाल और ड्वार्फ ऐसे दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर अब हम इनका क्रॉस ब्रीड करवाते हैं तो इनको जो सिंबल मिलता है ना, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है किसी भी कैरेक्टर के अंदर, जो डोमिनेंट ट्रेट है ना, इसमें डोमिनेंट ट्रेट कौन सा, टाल, उसका पहला हमने जो क्या लेना है, अल्फाबेट लेना है। अगर उसको हम कैपिटल में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टाल। और अगर उसी लेटर को हम शॉर्ट में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिसेसिव को, रिसेसिव के लिए। और डोमिनेंट के लिए, डोमिनेंट के लिए क्या है, डोमिनेंट का पहला अक्षर कैपिटल में, रिसेसिव के लिए क्या हो जाएगा, डोमिनेंट का ही पहला अक्षर स्मॉल लेटर के अंदर। वैसे ही एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं, जैसे सीड कलर, सीड कलर कैसे कैसे है, एक तो येलो और दूसरा ग्रीन। अब अगर इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम डोमिनेंट देख रहे हैं, डोमिनेंट क्या है हमारा, येलो कलर, ग्रीन क्या हमारा, रिसेसिव कलर है, तो ये डोमिनेंट कलर है। तो डोमिनेंट का पहला अक्षर क्या है, वाई। अगर डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करना तो कैपिटल वाई, अगर रिसेसिव को रिप्रेजेंट करना तो स्मॉल वाई। इस तरह से हमने इनको रिप्रेजेंट करना, ग्रेगर मेंडल ने कुछ इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया था कि जो डोमिनेंट ट्रेट है, जो डोमिनेंट ट्रेट है उनका पहला अक्षर डोमिनेंट के लिए कैपिटल, रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर में लिखना होगा। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो ग्रेगर मेंडल ने लिए थे। अब इनको स्टडी कैसे किया था, जो मेंडल है पहले उसने जो हाइट है उसके लिए मोनोक्रोस करवाया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था ग्रेगर मेंडल ने। उसने क्या लिया था, एक कंप्लीट टाल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। अब टाल, प्योर टाल प्लांट जो है, प्योर जो टाल प्लांट होगा उसके जो कैरेक्टर्स, उसके जो सिंबल लिखेंगे हम, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। इसका जो जीनोटाइप होगा वो यही होगा। जीनोटाइप के अंदर क्या पाए जाते हैं, अलील्स पाए जाते हैं। अलील क्या है, सिमिलर पेयर ऑफ टू जीन्स, दो जीन के सिमिलर पेयर। अब इसके अंदर जीनोटाइप ये है इसका, कि दोनों ही जो जीन हो दोनों ही क्या है, कैपिटल टी है, दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है, टाल रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा जो था, दूसरा इसके अंदर इसने क्या लिया था, प्योर ड्वार्फ प्लांट। प्योर जो ड्वार्फ प्लांट होगा उसका जो जीनोटाइप होगा वो दोनों ही क्या है, ड्वार्फ है। इन दोनों प्लांट को इन्होंने क्या किया था, क्रॉस किया था। अगर अब हम इसके अंदर देखें, ये जो पूरा का पूरा है इसका, अगर हम इसको अगर हम देखें तो ये जो है होमोजाइगस सीड है। ये भी क्या है, एक होमोजाइगस सीड है। हेटेरोजाइगस किसमें होता है, जिसमें जो ट्रेट्स है ना वो डिसिमिलर होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। ये कैपिटल है तो ये स्मॉल होगा, ये स्मॉल है तो ये कैपिटल हो जाएगा, कुछ इस तरह से अलग अलग। तो जो ग्रीगर मेंडल है उसने प्योर टाल प्लांट को किसके साथ क्रॉस करवाया था, प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ। सबसे पहले क्या है, इनके हम गैमेट प्रोड्यूस करवाते हैं। गैमेट कैसे बनते हैं, जो पेयर है जीन के, पेयर है जो क्रोमोसोम्स के, वो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं, इस तरह से। ये 4 गैमेट इनके बनेंगे, दो इस तरफ से और दो इस तरफ से। अब एक गैमेट इस तरफ से आता है और एक इस तरफ से, तभी जाकर क्या है, नया सीड बनेगा, नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। दोनों ही क्या है, सिमिलर है, तो कोई भी आएगा तो कैपिटल टी ही आएगा। इस तरफ भी दोनों सिमिलर है तो कोई भी मिलेगा तो स्मॉल टी मिलेगा। तो नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें 100% क्या होंगे, एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो ये जीनोटाइप है, अगले जो जनरेशन होगी उसके जो प्लांट होंगे उसमें क्या है, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। 100% ये क्या है, इस तरह का उसका जीनोटाइप्स मिलेगा। इसके गैमेट्स जो है वो अगली इसमें यही मिलेंगे। तो F1 जनरेशन जो थी, F1 का मतलब क्या है, इसके अंदर फिलाइल 1, जो F1 जनरेशन है उसके अंदर जो जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप 100% क्या है, कैपिटल और स्मॉल टी, ये है जीनोटाइप।
अब इसी के अंदर अगर इसका फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो इसका जो फिनोटाइप होगा ना वो क्या है, सभी प्लांट क्या है, टाल है। 100% क्या मिले हमें, टाल प्लांट मिले हैं। टाल प्लांट क्यों मिले, क्योंकि एक क्या है इनके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा क्या इसके अंदर रिसेसिव है। रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। तब इसका क्या कराया गया, इसको हमने जो नेक्स्ट जो सीड मिले हैं वो सारे के सारे कुछ इस तरह के सीड हैं। अब F1 जनरेशन के जो है गैमेट प्रोड्यूस करवाएंगे हम। इनके गैमेट जो प्रोड्यूस होंगे वो गैमेट कुछ ऐसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी और स्मॉल। अब अगर हम इनसे देखें, जो पहला जो टाइप ऑफ सीड होगा इस तरफ से कैपिटल टी होगा, इस तरफ से भी कैपिटल टी हम ले लेते हैं, तो एक सीड तो ये प्रोड्यूस होगा। दूसरा इस तरफ से फिर कैपिटल टी लेंगे, इस तरफ से क्या लिया हमने, स्मॉल टी, तो एक टाइप सीड ये बनेगा। तीसरा जो सीड है, अब हम स्मॉल ले लेते हैं, इसको लेंगे यहां पर, और इस तरफ से पहले ये और फिर ये स्मॉल टी और इस तरफ से स्मॉल टी, तो ये चार तरह के सीड बनेंगे। इस तरह से आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसी चीज को जो है ना अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए जो ग्रीगर मेंडल है, उन्होंने एक दूसरा साइंटिस्ट है पन्नेट, उसके द्वारा दिया गया एक स्केयर यूज किया जिसको हम बोलते हैं पन्नेट स्केयर। पन्नेट स्केयर क्या था, उसने बोला कि जो क्रॉस आप करवा रहे हैं इसमें यहाँ पर जो है आप जो गैमेट आप ले रहे हैं वो दो गैमेट सेम जिस प्लांट से लिए उनको रखो, यहाँ पर जो दूसरे प्लांट से जो हमने दूसरे सीड से जो गैमेट है उनको रखो। तो यहाँ पर क्या हमारे गैमेट, एक सीड से मिलने वाले गैमेट ये है, दूसरे सीड से मिलने वाले गैमेट ये है, तो ये हमारे क्या हुए, एक सीड से गैमेट, ये दूसरे सीड से जो गैमेट मिले हमने। अब इनको अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो एक तो हमें ये सीड मिलेगा, एक मिलेगा हमें ये, कुछ ये होगा और ये, चार तरह के हमें सीड मिलते हैं। इसी को बोलते हैं हम पन्नेट स्केयर। अब पन्नेट स्केयर से जो चीज हमें मिली है, जो पन्नेट स्केयर से जो नई चीज हमें देखने को मिली है, उसमें इसका अगर जीनोटाइप अगर हम देखें, F2 जनरेशन की अब हम बात कर रहे हैं। F2 जनरेशन में क्या कराया हमने, जो F1 जनरेशन में जो सीड मिले थे उन्हीं को सेल्फ क्रॉस करवाया था। अब इनका जो जीनोटाइप है अगर हम देखें तो एक इस तरह का सीड हमारे पास है, दो सीड जो हमारे पास इस तरह के हैं, एक जो सीड है हमारा वो इस तरह का होगा। तो इसके अंदर रेशो क्या इसका 1:2:1, ये क्या होगा हमारा जीनोटाइप रेशो। अगर इसी का हम फिनोटाइप रेशो देखें, फिनोटाइप अगर हम देखते हैं, फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में ये पौधा कैसा होगा, टाल। इस पौधे के अंदर भी क्या है, एक डोमिनेंट है, इसके अंदर दोनों ही डोमिनेंट है। इस पौधे के अंदर भी क्या है, एक डोमिनेंट है, इसमें दोनों के दोनों रिसेसिव है। तो तीनों के अंदर कम से कम एक डोमिनेंट है, तो प्लांट का जो कैरेक्टर जो होगा ना वो डोमिनेंट वाला ही रिप्रेजेंट होगा। तो इसके अंदर 3 टाल प्लांट होंगे और एक क्या होगा, शॉर्ट प्लांट या ड्वार्फ प्लांट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो F2 जनरेशन के अंदर। यहां पर फिर मेंडल को पता लगा कि 3 जो सीड थे ना, यानी कि 75% प्लांट क्या हुए, टाल, और 25% जो प्लांट होंगे, जो सीड होंगे, वो हमारे पास कौन से मिले, शॉर्ट, शॉर्ट या ड्वार्फ, ड्वार्फ। अब ग्रेगर मेंडल ने पहली जनरेशन में F1 जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी को जनरेट करवाया था और 100% टाल प्लांट उनको मिले थे। तब उन्हें समझ में आया कि कोई ना कोई ऐसा करेक्टर है जो दूसरे करेक्टर को एक्सप्रेस किए है। इसमें क्या है, दोनों टाल है और ये क्या है, ड्वार्फ है। तो दो करेक्टर है, दो करेक्टर को मर्ज किया,
कैरेक्टर विजिबल क्या हुआ, सिर्फ एक। तो कैरेक्टर क्या हुआ, एक ही विजिबल, 100% टाल, बल्कि मिलाया क्या था, एक ड्वार्फ एक टाल। लेकिन जो उनको ट्रेट मिला, जो नेक्स्ट जो कैरेक्टर मिला है, वो 100% सीड के अंदर क्या मिला, टाल। फिर उन्हीं टाल को दोबारा से अगर उसने सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो फिर 25% क्या मिले, ड्वार्फ प्लांट भी मिले। तब जाकर उन्होंने अपना फर्स्ट लॉ जो था वो दिया था। मेंडल जो है उसने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम प्रोजेनी होती है, मैक्सिमम प्रोजेनी मिलती है इससे, शॉर्ट लाइफ स्पैन है इनका, कैरेक्टर्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है इसके अंदर, ट्रेड्स है, ये इजी है ग्रो करने के लिए, इसीलिए क्या किया था ग्रीगर मेंडल ने, पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। अब अगर इसके लॉ के अंदर हम देखते हैं तो पहला लॉ ग्रीगर मेंडल का जो था वो यही था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी, जिसके अंदर ग्रीगर मेंडल ने क्या बताया था कि दो तरह के जो है ना कैरेक्टर्स है, एक ही कैरेक्टर के दो तरह के ट्रेट भी हो सकते हैं। जैसे टालनेस एक कैरेक्टर है, टालनेस हाइट, सॉरी हाइट जो है एक कैरेक्टर है, इसके दो ट्रेट हो सकते हैं, टाल और ड्वार्फ। अब इन दोनों के अंदर कोई ना कोई एक ट्रेट ऐसा है जो डोमिनेंट होगा, अपने आप में एक रिसेसिव होगा। यही था लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इसमें क्या बताया था, इन ए contrasting पेयर ऑफ जीन, किसी भी एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन में, जैसे ये है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन के अंदर क्या होगा, वन इज डोमिनेंट, और डोमिनेंट कौन सा होगा, विच रिप्रेजेंट इटसेल्फ, जो अपने आप को क्या है, रिप्रेजेंट करेगा, और अदर इज रिसेसिव, दूसरा क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के अंदर एक डोमिनेंट जो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा स्प्रेस हो जाता है जो रिसेसिव होगा। तो यही क्या था उसका लॉ ऑफ डोमिनेंसी, कि किसी भी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के अंदर दो तरह के ट्रेट्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक ट्रेट क्या होगा, डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। डोमिनेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और जो रिसेसिव है वो अपने आप को स्प्रेस कर लेता है। इसी के अंदर जो सेकंड लॉ था ग्रीगर मेंडल का, सेकंड लॉ जो हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर क्या पढ़ने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर है कि अगर गैमेटोजेनेसिस की हम बात करें, गैमेटोजेनेसिस इन ए गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट की जो फॉर्मेशन होती है, गैमेट की फॉर्मेशन कब होगी, जैसे ये एक प्लांट है, ये इसके कैरेक्टर है, गैमेट बनेंगे तो जो जीन है एप्लोइड एप्लोइड स्प्लिट होती है, ऐसे यही होगा कि जो पेयर है, सिमिलर पेयर है जीन की, जिनको हम अलील बोलते हैं, वो स्प्लिट होते हैं। यही क्या कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर, ये इन गैमेटोजेनेसिस जो पेयर है, पेयर ऑफ जीन, पेयर ऑफ जीन, या फिर जिसको हम अलील बोल सकते हैं, अलील, वो क्या होंगे, स्प्लिट होंगे इन प्योरिटी। क्या है, प्योरिटी शो करेंगे। प्योरिटी कैसे, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास ये एक सीड है, इसके अगर गैमेट बनेंगे तो दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है। अगर ये हमारे पास एक सीड है, इसके जो गैमेट बनेंगे वो एक डोमिनेंट होगा, कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अगर ये हमारे पास एक सीड है तो इसके अंदर से जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे
वो दोनों ही है। अब जितने भी गैमेट यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं, 2 गैमेट यहाँ पर है, ऐसे ही 2 गैमेट यहाँ पर है, और ऐसे ही 2 यहाँ पर है। जो टोटल 6 गैमेट है ना, ये 6 के 6 क्या अपने आप में प्योर है। इसके अंदर दूसरे का किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। ये कंप्लीट कैपिटल टी है। ये कंप्लीट रिसेसिव, ये कंप्लीट डोमिनेंट, ये कंप्लीट रिसेसिव, ये कंप्लीट रिसेसिव, ये कंप्लीट डोमिनेंट। तो प्योरिटी के अंदर स्प्लिट होते हैं। ग्रीगर मेंडल ने ये बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर जो पेयर ऑफ जीन है, जो अलील है, वो स्प्लिट होते हैं इन प्योरिटी। प्योरिटी के अंदर क्या है, वो स्प्लिट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारा लॉ है, नेक्स्ट जो लॉ हमने पढ़ना है, थर्ड लॉ। ग्रीगर का जो तीसरा लॉ था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। असोर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का मतलब क्या है कि जो गैमेटोजेनेसिस होगी, इसके अंदर भी क्या है, जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस जब होती है तो जो कैरेक्टर्स है, अलग अलग पेयर हैं जो जीन के, वो प्योरिटी वो जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं एक बार हम, जैसे हमारे पास ये 2 प्लांट है, सॉरी ये कोई भी एक सीड है, इसके अंदर यहाँ पर 10 पेयर हैं क्रोमोजोम के, 10 पेयर है क्रोमोजोम के। अब जब ये गैमेट बनाते हैं, 10 पेयर के अंदर से क्या है, 10 क्रोमोजोम इस तरफ, 10 क्रोमोजोम इस तरफ। पेयर का मतलब क्या होता है, टुकड़े, जोड़े। तो 10 और 10 के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे ये जब गैमेट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आए हैं, पहला क्रोमोजोम, दूसरा क्रोमोजोम, तीसरा क्रोमोजोम, चौथा, ऐसे ही 10 इस तरफ भी क्या है, क्रोमोजोम अलग अलग स्प्लिट हुए होंगे। अब जो ये क्रोमोजोम है पहला और दूसरा, ये क्या है, अलील है। इन्हीं के अंदर क्या पाए जाते हैं, सिमिलर जीन मिलेंगी। पहले क्रोमोजोम में इसमें और इसमें क्या है, सिमिलर जीन है। ये दोनों अलग अलग होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ा था। लेकिन इसके साथ में ये दूसरे वाला आएगा या ये आएगा, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। इसी को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। कि जो डिसिमिलर पेयर है जीन के, अब सिमिलर पेयर ऑफ जीन क्या है, अलील, वो तो स्प्लिट होंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग। जो सिमिलर पेयर है, जैसे ये है, तो ये तो स्प्लिट होंगे ही, ये अलग गैमेट में जाएगा, ये अलग गैमेट में जाएगा। लेकिन इसी के साथ में कोई दूसरा भी अगर कैरेक्टर है ना, तो वो इंडिपेंडेंट है। वो कैरेक्टर इसके साथ जाए या इसके साथ जाए, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। यहीं पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है हमारे पास, ये एक सीड है जिसमें टाल प्लांट, और दूसरा क्या है, राउंड सीड हम ले लेते हैं, जिसमें राउंड सीड में कैपिटल आर और स्मॉल आर भी है। जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो इनमें गैमेट क्या है, एक टी इस तरफ जाएगा और एक टी इस तरफ, क्योंकि ये सिमिलर पेयर ऑफ जीन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर की, इसके साथ में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, इसके साथ में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, कि जो डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी कैरेक्टर में, किसी भी कैरेक्टर के साथ जा सकते हैं। जो डिसिमिलर पेयर है, डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन आर इंडिपेंडेंट। डिसिमिलर जो पेयर होते हैं वो इंडिपेंडेंट है। अब ये दोनों क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहे हैं कि दोनों स्प्लिट होंगी। लेकिन जो सेकंड क्रोमोजोम है ना, उसके अंदर ये क्रोमोजोम इस तरफ भी आ सकता है और इस तरफ भी। ये इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट है। डिसिमिलर पेयर ऑफ जो जीन है वो किसी भी कैरेक्टर के साथ जा सकती है। ये क्या था हमारा, थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, थर्ड लॉ ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ओ थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के 3 लॉ। अब इनके अंदर कुछ टर्म्स और देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारी इनकम्प्लीट
डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हम किसको बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का मतलब है कि जो प्लांट के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, वो अपने आप में कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए लेकर हम समझते हैं, ये किस रूल के लिए एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ डोमिनेंट का जो रूल था ना, उसके कुछ एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। उसके कुछ एक्सेप्शंस क्या है? पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब हमारे पास एक फ्लावर होता है स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन फ्लावर। स्नैपड्रैगन का जो फ्लावर है, उसके दो तरह के कलर वाले फ्लावर मिलते हैं देखने को, एक रेड फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर। अब इसके अंदर रेड जो है, ये क्या है? ये डोमिनेंट है। रेड की अगर हम बात करें, ये डोमिनेंट है। और अगर हम बात करें व्हाइट, ये क्या है? रिसेसिव है। ये कौन सा है? रिसेसिव ट्रेट है। अब इनको अगर हम देखें, आर और आर, और ये क्या लिख सकते हैं हम? आर और आर, क्योंकि ये रिसेसिव, रिसेसिव में क्या करते हैं हम? स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इनके अगर गैमेट हम बनाते हैं तो क्या गैमेट बनेंगे? ये गैमेट बनेंगे। इसके जो गैमेट हम बनाते हैं वो ये गैमेट बनेंगे। F1 जनरेशन के अंदर एक बार हम इसको पन्नेट स्क्वायर से देख लेते हैं। हमारे पास रेड फ्लावर है और व्हाइट फ्लावर है। नेक्स्ट जो जनरेशन हमें देखने को मिलती है वो क्या होगी? सभी के अंदर क्या है? एक डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट है तो सभी को कैसा होना चाहिए? सारे के सारे फ्लावर रेड होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंसी, अगर आउट ऑफ टू डिसिमिलर या फिर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ अलील, वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव। यही लॉ ऑफ डोमिनेंट हम पढ़ के आए थे कि अगर एक डिसिमिलर पेयर है अलील्स का, उसके अंदर जो है एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और ये अपने आप को स्प्रेस कर लेगा। तो हमारे पास 100% जो फ्लावर होने चाहिए वो कैसे हैं? रेड। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। जो फ्लावर होंगे वो 100% ही क्या होंगे? पिंक कलर के होंगे। अब इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ? जब दोनों के दोनों जो ट्रेट है कैपिटल आर होते, तभी जाकर वो क्या शो करता? रेड। अगर एक भी उसके अंदर जो स्मॉल आर आया है तो वो कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, कलर चेंज हो जाता है। जैसा यहाँ देखने को मिल रहा, एक रेड है और दूसरा व्हाइट, इनको मिक्स किया तो क्या मिला? पिंक फ्लावर। इसका मतलब जो रेड है वो डोमिनेंट तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। अकेला एक होगा तो कंप्लीट डोमिनेंसी शो नहीं कर सकता। ऐसे एग्जाम में स्नैपड्रैगन के लिए के अलावा एक और फ्लावर जो है ना, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे ये है मिराबिलिस जालपा, जो है मिराबिलिस जालपा जो है ना, इसका भी सेम ऐसा ही है, रेड और व्हाइट। इसमें भी क्या है? रेड और व्हाइट फ्लावर है। और पिंक जो है नेक्स्ट ट्रेट में मिलता है, इसमें भी सिमिलर ऐसा ही है कि दो तरह के इसके क्या है? फूल पाए जाते हैं। रेड और व्हाइट और पिंक जो है उनसे जनरेट होता है। रेड और व्हाइट, पिंक जो है ना F1 में सारे के सारे मिलेंगे। इसमें क्या देखने को मिला? डोमिनेंट तो है रेड कलर लेकिन कंप्लीट नहीं है डोमिनेंट। ऐसा ही एक और एक्सेप्शन इसमें देखने को मिलता है। एक और एक्सेप्शन इसके अंदर कौन सा है? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है? हम ब्लड ग्रुप को लेते हैं, ब्लड ग्रुप, ये क्या है? सेकंड एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। इसके अंदर क्या है? अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए, किसी का ब्लड ग्रुप है बी, अगर इनको हम अगर क्रॉस करवाते हैं, इनकी अगर हम मैरिज करवाते हैं, तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी वो क्या होगी? ए और बी, ए और बी मिलेंगे सभी में। नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो 100% क्या होगी? सभी में ए और बी मिलेगा। अब दो ट्रेट है, ओ सॉरी, इस अलील के अंदर जो है ना दो जीन है, एक है ए और एक है बी, और दोनों ही क्या है?
डिसिमिलर है। अलील के अंदर अगर डिसिमिलर पेयर आते हैं तो डिसिमिलर पेयर, जैसे हमने इसमें पढ़ा था, ये डिसिमिलर पेयर थे, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर थे, इनमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव। ऐसा ही होना चाहिए था, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, लेकिन दोनों के दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है। जितना डोमिनेंट ए है उतना ही डोमिनेंट इसमें क्या होता है, हमारा बी ब्लड ग्रुप भी होता है। ऐसे ही एक और भी ट्रेट पाया जाता है, वो होता है आई ट्रेट। आई ट्रेट, अगर इसमें हम ए के साथ में इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं आई, तो इसमें सभी में क्या मिलता है, ए और आई। तो 100% का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए। क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो आई है वो रिसेसिव है, और रिसेसिव अपने आप को स्प्रेस कर लेता है, और डोमिनेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को और बी भी, तो इसमें क्या है, दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है और बराबर डोमिनेंट है। इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। इस तरह की कंडीशन को क्या बोला जाता है, कोडोमिनेंस। तो ये दो एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं इस चीज के, कि एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और दूसरा कोडोमिनेंसी, दो इसके क्या है, एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने कुछ इस तरह से करवाया था, टाल प्लांट के साथ ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन के अंदर क्या हुई, ऑल टाल, सभी के सभी क्या है, टाल है, लेकिन एट्रोजाइगस है। एट्रोजाइगस होने का मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ये है हमारे 100% मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। सेकंड जो इसके अंदर है F2 जनरेशन, उसके अंदर जो हमने इनको क्रॉस करवाया, जिसमें क्या थे, जो गैमेट्स थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये चार तरह के प्लांट हमें देखने को मिलते हैं, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल। इसके अंदर तीन तो क्या है, टाल, और एक क्या है, ड्वार्फ। तो इसका जो फिनोटाइप रेशो है 3.3:1, और जो जीनोटाइप है वो कैपिटल कैपिटल, और दो ही सिमिलर और एक ही, तो 1:2:1 जीनोटाइप है। ये चीज हम पढ़कर आ चुके हैं। आज की क्लास में बस हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ग्रीगर मेंडल है उसने दो अलग अलग क्रॉस को, दो अलग अलग ट्रेट्स को कैसे क्रॉस करवाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अलावा जो मेंडल ने म्यूटेशन के बारे में बताया था, म्यूटेशन जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके बारे में फिर टी एच मॉर्गन ने स्टडी किया। तो टी एच मॉर्गन के बारे में रिकम्बिनेंट और जो लिंकेज है और रिकम्बिनेशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर के ऊपर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर स्टडी की थी टी एस मॉर्गन ने, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और कुछ फिर जो डिसऑर्डर्स इसके अंदर है, मेंडलियन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, वो स्टडी करेंगे। तो एक दिन की क्लास और बचती है, 1 घंटे की क्लास और लेंगे हम इस पर पार्ट 2 के साथ। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर भी हमारे ग्रुप्स और चैनल है वहां पर ज्वाइन कर लें, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।